बिहार में अचानक एक नया सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। लालू यादव की पार्टी टूट गई है। लोग कह रहे हैं कि ये नीतीश के बहुमत की इंजीनियरिंग का कमाल है। आम चुनाव से पहले लालू यादव के लिए ये एक बड़ा झटका है। असल में आरजेडी के 13 विधायकों के दस्तखत की चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंची। इसमें अनुरोध किया गया था कि उन्हें अलग गुट की मान्यता दे दी जाए। हालांकि अब आरजेडी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। यही नहीं, बागी कहे जा रहे 6 विधायकों ने मीडिया के सामने ये दावा किया है कि उनके हस्ताक्षर तो फर्जी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके नीतीश कुमार को झटका देने में जुटे आरजेडी मुखिया लालू यादव को खुद झटका लग गया है। सोमवार को हुए एक हाई वोल्टेज ड्रामे के तहत 22 विधायकों वाली आरजेडी के 13 विधायकों के दस्तखत की एक चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी गई। इस चिट्ठी में अलग गुट की मान्यता के साथ साथ विधानसभा में बैठने की अलग व्यवस्था करने की मांग की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने आनन फानन में ये मांग मंजूर कर ली। बागी विधायकों ने जेडीयू का झंडा बुलंद करने का इरादा जताया। हम लोगों ने तो खुद आग्रह किया है कि हम लोग को जनता दल यू में विलय किया जाए या अलग समूह बना दिया जाए। राजनीतिक गलियारों में इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना गया। लालू यादव हैरान थे, उनसे जवाब देते नहीं बना, लेकिन जल्द ही वे होश में आए और डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। आरजेडी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बागियों की लिस्ट में शामिल कुछ विधायकों ने दावा किया कि उनके साथ साजिश की गई है। अधिकांश विधायक इसमें कहीं से शामिल नहीं है, सब लोग आश्चर्यचकित हैं। कुछ लोगों ने फ्रॉडगिरी किया है। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये तोड़फोड़ नीतीश कुमार के इशारे पर हुई, लेकिन जेडीयू ने इससे इनकार करते हुए दावा किया कि ये लालू के कांग्रेस प्रेम का नतीजा है। जोड़ तोड़ में लगी हुई है सरकार और सत्ता का जितना दुरुपयोग हो सकता है उसको करके वो जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता उनके साथ नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भारत बनेगा या उनके नेतृत्व में तबाही का सबब बनेगा, इसके बीच में लड़ाई है, बीच का कोई रास्ता नहीं। बहरहाल आरजेडी ने अलग गुट की मान्यता को असंवैधानिक बताया है। मंगलवार को आरजेडी विधायक दल की बैठक है, जिसमें अगली रणनीति बनाई जाएगी। कल हमारा जो विधायक दल का बैठक होगा उसमें हम सब कुछ तय कर देंगे। जो भी हो, इसमें शक नहीं कि आरजेडी विधायकों की बगावत ने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया है। यूं तो पार्टी तोड़ने के लिए 2/3 विधायकों की जरूरत होती है, लेकिन बागियों का दावा है कि अलग गुट की मान्यता के लिए 1/3 से ही काम चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो बिहार में सियासी मामला पेचीदा हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। ऐसी ही सियासी चाल एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान चलते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें तेज हैं कि एलजेपी और बीजेपी में गठजोड़ हो सकता है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पूरे मामले पर आज चुप्पी साध ली, लेकिन पासवान के बेटे और पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार गठजोड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या है यह सियासी दांव, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में बीजेपी को नया साथी मिल सकता है। 2002 में गुजरात दंगों के बाद एनडीए से नाता तोड़ने वाले रामविलास पासवान की एलजेपी को मोदी से ऐतराज नहीं है। हम लोग कोई नया गठबंधन, पुराना गठबंधन को तोड़ना, इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी एक आध दिन में, उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी, उसमें कोई डिसीजन होगा, उसके बाद इस पर आगे कार्रवाई होगी। पासवान के इस संभावित यूटर्न से सियासी गलियारों में हलचल है। आइए सुनाते हैं कि 2002 में एनडीए से नाता तोड़ते हुए उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस कदर निशाना साधा था। इस्तीफा इसीलिए दिया गया है कि चूंकि जो गुजरात की घटना है वो घटना ने पूरे देश को हिला दिया है और उस घटना से न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भारत की छवि गिरी है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्व के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हो चुकी है। बीजेपी एलजेपी को 7 सीटें देने के लिए तैयार है, जबकि एलजेपी 8 सीटें मांग रही है। हालांकि बीजेपी का आला नेतृत्व अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। राजनीतिक गलियारों में संभव है सब चीजें सर? अब मैं समझता हूँ कि ऐसी चर्चाएं तो होती रहती हैं, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है इसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है। बीजेपी की तरफ से कोई औपचारिक ऐसा कुछ नहीं है? मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है अभी। वैसे एलजेपी भी गठबंधन होने से पहले पूरी सावधानी बरत रही है।
गठबंधन में दोनों ही पार्टियों को फायदा नजर आ रहा है। एलजेपी को लगता है कि उसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, साथ ही जीत की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। वहीं बीजेपी को लगता है कि वो ये संदेश दे सकेगी कि मोदी के कारण जो साथी छोड़कर गए थे, वो मोदी के कारण ही पार्टी के साथ गठबंधन दोबारा करने लगे हैं। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVM7। तो बिहार की राजनीति में दिलचस्प मोड़ आ गया है। इंडिया 9 बजे में इसी से जुड़े कई अहम सवाल होंगे हमारे खास मेहमानों के सामने। क्या बिहार में चुनावी अवसरवाद उफान पर है? क्या नीतीश और पासवान और बीजेपी मौका परस्त पार्टियां हैं? क्या लालू के विधायकों को तोड़ना नीतीश को फलेगा? क्या बिना पासवान लालू कांग्रेस गठबंधन कमजोर पड़ेगा? और क्या बीजेपी का साथ पासवान को जीवन और बीजेपी को दलित वोट दिलवा पाएगा? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा, आरजेडी नेता रामकृपाल यादव और जेडीयू नेता अली अनवर। श्री रामकृपाल यादव ने वादा किया था कि आएंगे। उनकी IBN 7 ने जो कुर्सी उनके लिए रखी है वो फिलहाल खाली पड़ी हुई है, हम उनका इंतजार करेंगे। लेकिन चर्चा करते हैं हम अपने मेहमानों के साथ। सबसे पहला सवाल हम लेकर के चलेंगे जेडीयू के अली अनवर साहब के पास। ये क्या इंजीनियरिंग है कि अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए नीतीश बाबू इंजीनियर हैं, ये तो हम जानते हैं, अपने लिए कुछ बनाएं वो तो ठीक है, श्री लालू यादव की पार्टी को तोड़ने पर क्यों लग गए हैं? अनवर साहब। नहीं, संजय पुगलिया साहब, देखिए इसमें ये सब काम हमारी पार्टी नहीं करती है, हमारे नेता नहीं करते हैं। अब 13 लोगों ने हस्ताक्षर करके और स्पीकर को दिया, कुछ भी दिया, तो ये संवैधानिक मसला है और इस स्पीकर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए जो सचिवालय है, चाहे लोकसभा का हो, राज्यसभा या विधानसभाओं का, तो उनसे रोजमर्रे का राब्ता होता है विधायकों का, सांसदों का। वो जानते हैं, उनका हस्ताक्षर पहचानते हैं, उनका सब कुछ वो जानते हैं। तो ये स्पीकर का मामला है, वो क्या निर्णय लेते हैं, ठीक कहा उसमें किसी पार्टी का दखल तो नहीं होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्पीकर का मामला है, इसलिए स्पीकर को पहले वेरीफाई करना चाहिए था। और इसी बीच में 6 लोगों ने तो कह दिया है कि ये फर्जी दस्तखत है, हमने तो इस चिट्ठी पर दस्तखत किए नहीं। तो इस वक्त की क्या परिस्थिति है? क्या ये माना जाए कि अब उनमें से 7 लोग शायद कह रहे हैं कि हम अलग बैठना चाहते हैं और 6 लोग लालू जी के पास वापस चले गए हैं? आपकी क्या जानकारी है? नहीं, देखिए, हम जानकारी का सवाल नहीं है। एक बार अगर आप दस्तखत करके दे देते हैं, स्पीकर साहब कोई डिसीजन ले लेते हैं, फिर बाद में आप पलटी खा जाएं, अब ये कितना सही है कितना गलत है वो अलग है, लेकिन स्पीकर के सामने कोई मामला गया, उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, तो उसके बारे में तो वो जवाब दे सकते हैं। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है तो और बिहार की राजनीतिक स्थिति का सवाल है, ठीक आप कह रहे हैं, उथल पुथल है, लोगों का कांग्रेस और बीजेपी दोनों से मोह भंग हो चुका है। आपने देखा कि दोनों लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आपने बीजेपी, आपने आरजेडी को कांग्रेस का बी टीम बना दिया है, और कांग्रेस और आरजेडी के व्यवहार से ही उधर आपके पुराने साथी रामविलास पासवान जी बीजेपी के तरफ रुख करते, जैसा कि आप दिखा रहे हैं, नजर आ रहा है। तो ये उनका प्रॉब्लम है, ये हम लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। जनता उब चुकी है दोनों से, बीजेपी और कांग्रेस से, और जो कांग्रेस के साथ जाएगा वो तो डूबती हुई नाव है, तो उतर उतर करके भाग रहे हैं। और हमारी जो लड़ाई है सांप्रदायिकता के खिलाफ, तो उसमें अगर कोई हमारा साथ देना चाहता है तो स्वाभाविक है हम उसका आप उसका स्वागत करेंगे। बिल्कुल। सुधांशु त्रिवेदी जी, यहां आपको शामिल करना चाहूंगा, और सवाल यह है कि ये जो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि सारे रास्ते जो हैं अब वो बीजेपी की तरफ ही आ रहे हैं, मंजिल बीजेपी है, उसमें आज पता लगा कि बिहार में एक मंजिल और है, नीतीश बाबू, और अच्छी खासी मंजिल है जहां लालू जी की पार्टी टूटी और इनके साथ शामिल होने की तरफ बढ़ रही है। तो बीजेपी के जैसे उभार या उफान की हम बात कर रहे हैं बिहार में, उस पर सवाल खड़े करता है आज का यह घटनाक्रम। देखिए, आज का जो घटनाक्रम है बिहार का, वो और भी कई प्रकार के सवाल खड़े करता है। राष्ट्रीय जनता दल में जो कुछ घटित हुआ ये उनका अंदरूनी मामला है। जनता दल यू की इसमें यदि कोई भूमिका है तो ये उनका अंदरूनी मामला है, मगर ये बात ये जरूर दर्शाता है कि कितना आधारहीन और खोखला है
तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों का वो सांप्रदायिकता का आधार, जिसके की आधार पर यह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना एक जनमत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, आप देखिए मजेदार बात क्या है कि जो सत्ताधारी दल है जी और जो एक अन्य विपक्षी दल है, दोनों के निशाने पे कौन है? भारतीय जनता पार्टी। जो एक अप्रासंगिक सा दल है कांग्रेस, उसके भी निशाने पे कौन है? भाजपा। यानी अभी तक आपने ये देखा होगा कि सरकार के अगेंस्ट, सत्ताधारी दल के अगेंस्ट सारे दल होते थे, यहां मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ सारे दल हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बिहार की राजनीति में एक युगांतर स्थापित हो गया है। आज बिहार की राजनीति के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए सारे दलों की राजनीति जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़ से लेकर सब कुछ भाजपा को केंद्र में ध्यान में रखकर है। और श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के कारण भाजपा और की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो परिस्थिति बनी है, उससे सब कुछ केंद्रित है और उसी सब पर इंगित है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि जनता दल यू को आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी पराजय अवश्यंभावी नजर आ रही है और उसके बाद उन्हें एक आसन्न संकट नजर आ रहा है अपनी सरकार के ऊपर। और उस संकट से निजात पाने के लिए यदि उनकी कोई भूमिका है तो ये उनकी एक व्यवस्था है ताकि इस विधानसभा के बचे हुए कार्यकाल में कम से कम वो अपनी सत्ता को सुरक्षित रख सकें। मेरे विचार से ये 3 निष्कर्ष हैं आज के घटनाक्रम। बिल्कुल, आइए यहां प्रेमचंद जी को शामिल करते हैं। मिश्रा जी, आपसे सवाल यह है कि कांग्रेस का इररिलेवेंस और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। जब आप रामविलास पासवान और आरजेडी के साथ एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर रामविलास पासवान अब आपसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि रामविलास से आपकी बातचीत खत्म हो चुकी है? नहीं, रामविलास पासवान जी आज भी कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं, ये मैं आधिकारिक तौर पे आपको कह रहा हूं। और जब तक एलजेपी के तरफ से खुद रामविलास पासवान जी का कोई बयान नहीं आ जाता है, उनके किसी दूसरे नेताओं के बयान का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। रामविलास जी पिछले बार जब बयान दिए थे 1 सप्ताह पहले सोनिया जी से मिलने के बाद, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि कांग्रेस जो भी फैसला करेगी गठबंधन को लेकर, हम उस फैसले के साथ रहेंगे। और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को इसके लिए बजाते अधिकृत कर रखा है। चिराग पासवान ने भी श्री राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उन्होंने भी अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया था। तो आज जो कुछ भी परिस्थितियां बन रही हैं, अगर बीजेपी के हमारे मित्र बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं, जितनी लहर और जितनी लोकप्रियता का दावा कर रहे हैं, तो फिर दूसरे पार्टियों से औने पौने ढंग से और मुंह मांगी सीटों के आधार पर लोगों को लाया क्यों जा रहा है? इसका मतलब बिहार में बीजेपी के पास सभी 40 सीटों पर लड़ने लायक न तो कैंडिडेट है, न इनके पास नेता है, इन्हें बाहर से लोग चाहिए। कल ही कुशवाहा जी एक हैं, उनके साथ 3-4 सीटों पर समझौता किया इन्होंने, अब 7-8 सीट सुन रहे रामविलास जी को दे रहे हैं। तो ये अपने आप में स्पष्ट करता है कहीं कोई मोदी जी का लहर वहर है नहीं, ये बाहर से लोग ला रहे हैं। इनफैक्ट इनके पास खुद चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट तक नहीं है। नंबर 2, जो परिस्थितियां रामविलास जी को लेकर बनी है, मेरा मानना है कि रामविलास जी ने गोधरा को लेकर कड़ा स्टैंड लिया था और उन्होंने लगातार पिछले 10-12 सालों से बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बहुत ही आक्रामक तेवर अपनाए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो फिर वहां जाएंगे। बिल्कुल, आइए यहां पर आरजेडी को लेकर जो आज घटनाक्रम हुआ है संजय जी, मैं 1 मिनट में खत्म करता हूं। आरजेडी को लेकर जो कुछ भी घटनाक्रम आज पटना में हुआ है, यह न सिर्फ राजनीतिक तौर पे अनैतिक है बल्कि असंवैधानिक तरीके अपनाए गए हैं आरजेडी को तोड़ने के लिए। सवाल आरजेडी का नहीं है, लेकिन नीतीश जी ने पिछले 8-10 सालों में एलजेपी को 2 बार तोड़ा है, आरजेडी को तोड़ने की कोशिश की गई है। यह एक गलत परंपरा की शुरुआत है। अगर इस तरह की पॉलिटिक्स पर रोक नहीं लगी तो मैं समझता हूं आने वाले समय में कोई पार्टी बिहार में यहां पर जो आज जिनके लिए मुसीबत है, रामकृपाल जी से उनसे पूछा जाए कि आरजेडी पर ऐसी सेंधमारी हो गई है, क्या वजह है इसकी और आप इसको रोक नहीं पाएंगे? कम से कम 6 लोगों का तो बयान आ गया, लेकिन बाकी 7 तो अड़े हुए हैं अपनी बात पर कि वो अलग ग्रुप बना के बैठना चाहते हैं। रामकृपाल जी, ये मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा हमारे विधायकों के साथ चिट किया गया है। सभी लोगों ने इस बात से नाकार दिया है कि उन्होंने कोई दल बदल के लिए या इस तरह की बात करने के लिए कोई दस्तखत की है। धोखेबाजी हुई है। और मैं आपको बताऊं, कल हमारी पार्टी की विधायक दल की बैठक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी रहेंगे, मैडम राबड़ी देवी के आवास में बैठक होगी और आपको कल पता चल जाएगा कि 13 जो विधायकों का दस्तखत हुआ, कितने लोग हैं कितने लोग नहीं है, तभी क्लियर हो जाएगा कि नीतीश कुमार जी की ये तो वो बीमारी रही है, सत्ता से दूर नहीं रह सकते हैं। अब उनका वो समर्थन घट गया
अब उनका अल्पमत में सरकार नहीं, आने आप वाली ये है। कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो घटना आज डेवलप हुई है ये पूरी तरह से मैनेज हो जाएगी और आपकी तरफ से कोई विधायक टूट करके अलग बैठने की बगावत करने नहीं जा रहा है? देखिए, मैनेज की बात नहीं कहे, मैंने कहा है कि हमारे विधायक गए ही नहीं थे तो वापस आने की क्या बात है? तो फिर ये चिट्ठी कहां से? नहीं गए थे, फिर ये चिट्ठी कहां से आई? अभी सुनिए, अभी मेरे सामने कम से कम 8-9 विधायक मेरे साथ खड़े हैं। अब कहिएगा तो एक एक नाम के साथ मैं उनसे बात करवा सकता हूं अगर आप कहेंगे तो। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा चीट किया गया है, धोखा किया गया है और नीतीश कुमार जी की नैतिकता नहीं रही, क्योंकि उनके इशारे पर ही ये सब खेल किया गया। सत्ता के लोभी हैं, पहले भी विभिन्न पार्टियों को तोड़ने का काम किया है, ताकत बनाने का काम किया है। सुनिए, वो इनके पास से उल्टे पड़ गए। रामकृपाल जी, आप ये बताइए, ठीक है, लेकिन ये बताइए दो बैड न्यूज। एक तो ये कि आपके विधायकों को लेकर के ये खलबली शुरू हो गई, और दूसरी बात कि जिस रामविलास पासवान के साथ और कांग्रेस के साथ आप लोग एक अलायंस बनाने की बात कर रहे थे, वो रामविलास पासवान अब बीजेपी से बात कर रहे हैं, ये सच है? अच्छा, ये बताइए कि मैं कल से समाचारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सुन रहा हूं कि रामविलास पासवान जी भारतीय जनता पार्टी से बात करें। रामविलास पासवान जी के पुत्र जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि हमारी इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात से इनकार करने का काम किया है। तो जब बात की पुष्टि नहीं हो रही है और आज तक हम लोगों के साथ कोई बात नहीं हुई है, साफ तौर पर रामविलास जी का कोई बयान आया है, तो किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है? नहीं, ये जायज पॉइंट आपने उठाया है रामकृपाल जी, ये पॉइंट बिल्कुल सही है और यही सवाल लेके हमको त्रिवेदी जी के पास चलना चाहिए। सुधांशु जी, बात यह है कि हम लोग तो ये बात कर रहे हैं, क्या ये टोटल अटकल है या बीजेपी से आपकी रामविलास पासवान की पार्टी के साथ बातचीत हो रही है और ये गठजोड़ आप लोग करना चाहेंगे क्या? देखिए, मुझे आधिकारिक रूप से अभी तक रामविलास पासवान जी की पार्टी के साथ गठबंधन की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ये गठबंधन होता हो तो आप स्वागत करेंगे, क्योंकि आप लोग को प्री पोल अलायंस मिलेगा और एक एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाते हुए दिखा सकेंगे, इसका एक साइकोलॉजिकल लाभ मिलेगा आपको। यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आएगा तो उसके गुणदोष के आधार पर पार्टी की जो हाईकमान है वो इस पर निर्णय लेगी। क्या आप लोग इस बात को लेकर के भी बिल्कुल सावधान हैं कि हर चुनाव के पहले इस प्रकार की पार्टियां और खास करके पासवान जी जैसे नेता बार्गेन पावर बढ़ाने के लिए सभी तरह की पार्टियों से बात करते हैं और बीजेपी से बातचीत का ये बलून शायद इसलिए चला हो कि या तो कांग्रेस और लालू जी से उनको अच्छी डील मिल जाए या बीजेपी उनको अच्छी डील दे दे? ये बार्गेन के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे पासवान साहब? सुधांशु जी, देखिए, ये देखने का एक नजरिया है और मेरे विचार से एक दूसरा नजरिया भी है। जैसे रामविलास पासवान जी के पुत्र ने आज एक बयान में यह भी बात कही है कि मोदी जी को जब कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है तो वह विषय समाप्त हो चुका है। इसको मैं मानता हूं कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों, भिन्न भिन्न सामाजिक वर्गों, भिन्न भिन्न राजनीतिक संस्थानों में श्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है, बल्कि मैं यह कहूंगा कि जो वास्तविकता के प्रति स्वीकार्यता बढ़ रही है, ये उसी का कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है। मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूं। बिल्कुल। अली अनवर साहब, आपका छोटा सा कमेंट इसी पर चाहिए कि ये जो एक तरीके का इंडोर्समेंट आया है मोदी जी के बारे में, उसी को ये संकेत के तौर पर माना जा रहा है कि रामविलास जी अब बीजेपी की तरफ चले। नहीं, देखिए संजय जी, आपने ठीक कहा कि ये बार्गेनिंग के लिए भी हो सकता है। आप देखिए, शरद पवार जी ने भी यही बात कही थी नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो हम समझते हैं कि बीजेपी को बहुत खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, एक हम लोगों के यहाँ कहावत है कि लिखतंग के आगे बख्तंग नहीं चलता है। तो भाई 13 विधायकों ने लिख के जब दे दिया तो ये तो लिखित में है ना। सिग्नेचर को तो आप बैंक में जाली सिग्नेचर से कुछ पैसा निकाल लीजिएगा तो आप जेल चले जाइएगा। तो जो लोग सिग्नेचर सही करके दिए होंगे, अगर वो बैक करेंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, वो जेल जा सकते हैं। तो ये बात नहीं है। स्पीकर, इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारा और
पार्टियों का विषय नहीं है। अब पेट में मरोड़ हो रहा है, बीजेपी को, कांग्रेस आई को, टूट रही है आरजेडी, तो इन लोगों को क्यों मरोड़ हो रहा है? ये काम तो स्पीकर का है। स्पीकर के काम में तो बहुत हद तक कोर्ट का भी दखल नहीं है। स्पीकर के काम को बस विधानसभा ही फाइनल करती है। बिल्कुल अनवर साहब, आपको यहाँ रोकूंगा। बिल्कुल 30 सेकंड प्रेमचंद जी आपके जवाब के लिए, 30 सेकंड। देखिए, स्पीकर का जी का ये नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर जो 22 विधायकों की आरजेडी है उसको कम से कम 15 विधायक हो तब उसकी टूट होगी। ये 13 हैं, 13 में से भी 6 वापस आ गए हैं। तब भी जिस तेजी से स्पीकर ने इस काम में एक अलग ग्रुप के रूप में मान्यता दे दी है, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। बिल्कुल, इसमें लेकिन एक दूसरा सवाल ये लोग जो रेफर कर रहे हैं वो है झारखंड वाले इंदर सिंह नामदारी वाले घटना वाला, कि जहां पर कि 2/3 से कम होने के बावजूद उनको मान्यता दे दी थी स्पीकर ने। बहरहाल संवैधानिक मसलों पर यह बहस चलेगी। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।